बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की हमारी ये वीडियो ये पाई कॉइन के हवाले से। पाई कॉइन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका मुस्तकबिल वो क्या नज़र आता है। पाई कॉइन के हवाले से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सवालात आए। दोस्तों से मैंने पूछा भी था कि अगर किसी का कोई सवाल हो तो उनकी तरफ से भी कई सवालात आए। हम आज की इस वीडियो में ऑपरेशनल किस्म के मसाइल नहीं देखेंगे, यानी अगर किसी का वॉलेट जो है ना वो ख़राब हो गया है, किसी के वॉलेट ऑन नहीं हो रहा, किसी के पास पाई कॉइन लॉक में लगे हुए हैं लेकिन जो है ना किसी वजह से जो है ना अनलॉक का टाइम हो गया लेकिन वो अनलॉक नहीं कर पा रहा, इस तरह के सवालात को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये सवालात आप टीम से कर सकते हैं, सपोर्ट से कर सकते हैं, या पाई में जो आपके ऊपर जो आपका सिक्योरिटी सर्कल है उसमें आप जिसके मेंबर हैं उनसे जो है ना ये सवाल वगैरह कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो जिन चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं वो कुछ फंडामेंटल टाइप की हैं और उनकी बुनियाद पे हम ये देखेंगे कि पाई कॉइन में मुस्तकबिल में अगर इसकी हम प्राइस का एक अंदाज़ा लगाना चाहें तो इसकी प्राइस क्या हो सकती है। सबसे पहली चीज़, पाई कॉइन है क्या और ये कहाँ से आया। 2019 में स्टैनफोर्ड के 2 PhDs ने इसका तस्वुर दिया और एक ऐसा कॉइन उन्होंने बनाने का मंसूबा पेश किया जो बिटकॉइन के मुकाबले में हो, यानी वो कॉइन बतौर करेंसी इस्तेमाल हो दुनिया भर में, लेकिन उसकी जो बुनियादें हों वो बिटकॉइन से मुख्तलिफ हों। इसको कहते हैं स्टेलर कॉन्सेंसस का सिस्टम, जो प्रोटोकॉल होता है। तो वो सिस्टम चलता है आपस में एतमाद पर, आपस में भरोसे पर। तो उन्होंने एक तस्वुर दिया कि एक ऐसी करेंसी बन सकती है जिसको आपस में भरोसे और एतमाद की बुनियाद पर उस करेंसी को बनाया जाए और उस करेंसी को दुनिया भर में चलाया जाए और उसमें कई वो चीज़ें ना हों जो कि बिटकॉइन में। यानी जैसे बिटकॉइन के अंदर माइनिंग होती है और माइनिंग पे काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर, हैशिंग पावर माइनिंग पे ख़र्च होती है और उसकी वजह से माइनिंग एक महंगा अमल है, इसमें इस तरीके से ना हो। इसी तरीके से बिटकॉइन का जो हर ब्लॉक है ये 10 मिनट बाद वेरीफाई होता है। तो इन 10 मिनट के दरमियान में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो उस ब्लॉक के अंदर शामिल होती हैं और एक मुकम्मल वेरिफिकेशन को तकरीबन 6 ब्लॉकों के बाद यानी 1 घंटे बाद जो है ना उसको मुकम्मल समझा जाता है। यहाँ पर इस तरीके से ना हो। तो स्टैनफोर्ड के 2 PhDs थे, उन्होंने ये बात 2019 में सोची, 2018 के बिल्कुल एंड में, 2019 में उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया, अपनी टीम वगैरह बनाई। इसके अलावा उनकी टीम में कौन है ये तो क्लियर नहीं है, 2 जो हैं उनको अभी हम देख भी लेंगे, वो हमारे सामने क्लियर हैं। तो उन्होंने यहाँ पर इस मौके से काम शुरू किया 2019 से और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते रहे। इसके दरमियान में इतना वक्त लगा कि कई लोगों ने ये सोचा, मुझ समेत कई लोगों ने सोचा कि शायद ये कॉइन कभी मेन नेट पे ना आए और ये बेशुमार जिस तरह क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जो कि बन के जो है ना वो कुछ बनी, कुछ नहीं बनी, कुछ टेस्ट नेट पे आई और फेल हो गई, तो शायद ये भी इसी तरीके से फेल हो जाए। लेकिन बहरहाल इस साल फरवरी में आखिरकार वो इसको मेन नेट पे लाने में कामयाब हो गए। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि नेट ये होते क्या हैं, टेस्ट नेट वगैरह। देखें, जो जब बिटकॉइन बना था उस वक्त भी और उसके बाद भी बिटकॉइन के 3 तरह के कह लें कि ब्लॉकचेन सिस्टम थे। एक बिल्कुल जो है ना प्राइवेट, जो सिंगल जो है ना उस पर एक PC या 2 PC को जो है ना आप मिला के बना लें, एक ये था टेस्टिंग के लिए। दूसरे नंबर पे बिटकॉइन का एक टेस्ट नेट है, यानी आपने आप डेवलपर्स में जो है ना शामिल हैं और डेवलपर्स की टीम ने मिलके जो है ना कोई नई अपडेट सोची कि हाँ भाई इस नई अपडेट को लाना चाहिए और लोगों से उस पर जो है ना वोटिंग भी ले ली, वोटिंग भी पास हो गई। तो अब उसको उसकी प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना आपको कोई जगह चाहिए, तो वो काम टेस्ट नेट के ऊपर होता है। और फिर जब वहाँ पे कामयाबी हो जाती है, किसी किस्म का कोई एरर नहीं होता, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, तो उस चीज़ को उठा के जो है ना वो जो मेन नेट है उसके ऊपर ले आते हैं। तो पाई कॉइन का 2019 में सबसे पहले बीटा नेट इसका इस्तेमाल हुआ, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 इसका टेस्ट नेट आया, फिर टेस्ट नेट के बाद इसका एक इनक्लोज्ड मेन नेट आया 2021 में।
और फिर 2021 से लेके 2025 तक ये उसमें चलता रहा और उसके अंदर इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की इसके ऊपर ट्रायल्स जो है ना गुजरते रहे, मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें देखी जाती रहीं और आखिरकार 2025 में वो इसको लेकर मेन नेट के ऊपर है। पाईकॉइन का अगर मैं ये कहूँ कि इसका टोटल कॉन्सेप्ट क्या है, तो टोटल इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो यूज़र्स हैं या जो आम लोग हैं जिनको पायनियर्स कहा जाता है, ये ऐसे लोग हों जिनमें से हर शख्स अपने मोबाइल में एक उसने ऐप डाली हुई हो और वो उस ऐप को दिन में एक मरतबा लॉगिन करे और लॉगिन करके वहाँ पे वो एक बटन दबा देता है और जो है ना पाई माइन होना शुरू हो जाते हैं। हकीकत में माइनिंग नहीं है, यानी जो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट है प्रूफ ऑफ वर्क का, वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये है कि उसको कुछ जो है ना पाई की क्वांटिटी वो नेटवर्क की तरफ से मिलने लग जाती है, जो कि पहले से तयशुदा है कि इस तरीके से मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि लोग इसके नेटवर्क से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक बंदा आया और उसने आके जो है ना यहाँ पे शुरू किया और मेन जो टीम थी जिन्होंने बनाया था उन्होंने उसे अपने सिक्योरिटी सर्कल में शामिल किया। उसके बाद उस बंदे से आगे जो है ना 5 बंदे आए, वो जो है ना सिक्योरिटी सर्कल में शामिल हुए, उनसे आगे शुरू हुए और इस तरीके से एक पूरा सिस्टम ये चल पड़ा। और पाईकॉइन का मंसूबा ये है कि ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहे यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जो है ना पाई एक बतौर करेंसी के जो है ना वो चलना शुरू हो जाए। ये जो लोग माइन कर रहे होते हैं इनकी माइनिंग का किसी किस्म की वेरिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो अपने कंप्यूटर्स में पाई का नेटवर्क डालते हैं और उनको कहा जाता है फुल नोड्स, वो भी हज़ारों की तादाद में होती हैं। तो वो फुल नोड्स बनाते हैं और दर हकीकत वो जो है ना हर ट्रांजैक्शन की तस्दीक कर रहे होते हैं और हर ब्लॉक वो बना रहे होते हैं। ब्लॉकचेन का जो रिकॉर्ड होता है वो उनके पास होता है। तो ये टोटल इसका कॉन्सेप्ट है और ये इसकी हिस्ट्री है। 6 साल जब एक प्रोजेक्ट को लगें और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके काम हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट एक मजबूत प्रोजेक्ट होगा। और जिस तरह के जहनों ने इसको बनाया है, तो इसको देखकर इसका कॉन्सेप्ट समझ के ये लगता है कि वाक़ईतन जो है ना ये एक मजबूत चीज़ है। हाँ, एक जगह है जहाँ पे थोड़ा सा मसला है। देखें, पाईकॉइन की जो माइनिंग होती है, जो ये आम लोग कर रहे होते हैं, ये जैसे जैसे इसके यूज़र्स बढ़ते जाते हैं तो हर 10 गुना होने पर इसकी माइनिंग हाफ होना शुरू हो जाती है। तो किसी ज़माने में काफ़ी ज़्यादा पाईकॉइन होते थे, अब जो है ना 1.0 समथिंग या 00 समथिंग इस तरीके से जो है ना एक पाई जो है ना उसको लोगों को मिलता है। तो अब ये सिस्टम है और पहले ज़्यादा था और अगर इससे ज़्यादा आगे जाके मज़ीद वो आ जाएंगे। इसके बारे में 2 वो हैं कि इसके जो है ना 60 मिलियन यूज़र्स हैं, एक ये है कि जो है ना इसके 45 मिलियन यूज़र्स हैं। लेकिन जब ये यूज़र्स ये 100 मिलियन तक तकरीबन पहुंचेंगे तो उस वक्त मज़ीद इसकी जो है ना हाविंग हो जाएगी। तो क्या इस हाविंग के साथ लोग इसको माइन करते रहेंगे? ज़ाहिर सी बात है एक वक्त ऐसा आएगा जब माइनिंग किसी किस्म की उसके में प्रॉफिट नहीं होगा, इल्ला ये कि पाईकॉइन की कीमत बहुत ऊपर चली जाए। अगर उसकी कीमत बहुत ऊपर नहीं जाती, नॉर्मल उसमें रहती है, तो माइनिंग में किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं होगा और लोग इसको माइन करना छोड़ देंगे। तो क्या जब लोग माइन करना छोड़ेंगे तो इसकी जब लोग कम होंगे तो दोबारा जो है ना क्वान्टिटी माइनिंग की बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? दोनों किस्म की आ रहा है कि दोबारा बढ़ जाएगी, ये भी है कि दोबारा क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। दोबारा क्वांटिटी नहीं बढ़ने की सूरत में हो सकता है इसकी एडॉप्शन उस तरीके से ना रहे जिस तरीके से अभी है। पाईकॉइन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बतौर करेंसी काम करेगा। तो बतौर करेंसी ये तब ही काम कर सकता है जब लोगों में इसकी एडॉप्शन हो, और लोगों में एडॉप्शन करने के लिए जो उन्होंने तरीका रखा है वो ये माइनिंग का रखा है। लेकिन ये माइनिंग का तरीका क्या ये काफ़ी होगा तमाम दुनिया में बतौर करेंसी इसको चलाने के लिए? ये काफ़ी नहीं होगा और गवर्नमेंट्स का आना जो है इसके पीछे ज़रूरी होगा। ये ऐसी चीज़ है जिसको अभी हम कुछ नहीं कह सकते और हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये दुनिया में बतौर करेंसी नहीं चलता और इसी तरह माइनिंग रिवार्ड जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, तो उस सूरत में इस बात का मुकम्मल इम्कान होगा कि पाईकॉइन का नेटवर्क वो एक सुकड़ना शुरू हो जाए और सुकड़ते आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। अब चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और इसके फंडामेंटल्स पर कुछ गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने यहाँ पर इस वक्त खुली हुई है, इसको कहते हैं पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर। हर कॉइन का एक एक्सप्लोरर होता है
और उस एक्सप्लोरर में उस कॉइन की तमाम डिटेल्स होती हैं। जैसे हमारे सामने जो है ना यहाँ पर ये है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो है ना मुख्तलिफ ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, लेटेस्ट ऑपरेशन ये जो है ना मुख्तलिफ लिखे हुए हैं। एक ऑपरेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं, और ट्रांजैक्शंस ही होती हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर आमतौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ट्रांजैक्शन का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं कि जो है ना ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। यहाँ पे जो है ना इसके ब्लॉक्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स यहाँ पर बने। चूँकि मैंने काफ़ी देर से खोला हुआ है तो ये 3 घंटे पुराना जो है ना इसका रिकॉर्ड सामने आ रहा है, वरना आमतौर पर जो इसका ब्लॉक बनता है तो उसमें 5 से 7 मिनट एक ब्लॉक के अंदर लगते हैं। तो ये पाई का ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है। उसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने मज़ीद खोली हुई हैं। जैसे आप यहाँ पर अबाउट पर आ जाएं तो पाई के जो है ना फाउंडर्स आ रहे हैं, निकोलस कोकालेस, ये जो है ना हेड ऑफ टेक्नोलॉजी डॉक्टर निकोलस कोकालेस इज़ अ स्टैनफोर्ड पीएचडी। ये जो है ना स्टैनफोर्ड के पीएचडी हैं, और वहाँ पे जो है ना इंस्ट्रक्टर भी हैं, वहाँ पे जो है ना पढ़ाते भी हैं। और दूसरी जो है ना ये छेंग डियाओ फैन नाम की जो है ना कोई चाइनीज़ हुआ हैं, ये भी स्टैनफोर्ड जो है ना पीएचडी हैं। तो इन्होंने जो है ना ये मंसूबा दिया था। पाई कॉइन का रोड मैप बीटा फेज़ में जो है ना ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2018 के दिसंबर में, और पाई डे यानी मार्च 14 2019 में जो है ना इसका पहली बार वाइट पेपर जो है ना वो पब्लिश हुआ, और उसके बाद जो है ना ये वहाँ से आगे चल पड़ा। उसके बाद अगला मरहला आया टेस्टनेट का, जो फ़ेज़ 2 था इसका, ये फ़ेज़ 2 में काफ़ी अरसे चलता रहा। फिर उसके बाद दिसंबर 2021 को ये फ़ेज़ 3 के अंदर आया, जो कि एनक्लोज्ड मेन नेट था, यानी एक टीम के अंदर जो है ना मेन नेट रखा हुआ था, ये उसके अंदर आया और इसमें काफ़ी ट्रायल हुई। और फिर उसके बाद ओपन मेन नेट पे आया, जो इन्होंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया हुआ, लेकिन अब ये ओपन मेन नेट पे फरवरी से आ चुका है। अगर इनकी वेबसाइट देखी जाए पाई की, ये जो minepai.com वेबसाइट है, तो इसमें कई जगहों पे आपको ये नज़र आता है कि काफ़ी सारी चीज़ें वो अपडेटेड नहीं हैं। ख़ास तौर पर जो अभी रिसेंटली जो चेंज आया है, तो उस चेंज के हिसाब से जो है ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपडेट मौजूद नहीं है। पाई की मुख्तलिफ़ किस्म की ये कहते हैं कि जो है ना हम सर्विसेज देते हैं। अच्छा, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कोई भी कॉइन वो या तो जो है ना अपनी एडॉप्शन से बहुत ज़्यादा चलता है, बल्कि एडॉप्शन ही असल होती है। एडॉप्शन के फिर 2 तरीके होते हैं। एक ये कि वो बतौर करेंसी जो है ना उसकी एडॉप्शन हो जाए, और दूसरा तरीका ये होता है कि उसका इस्तेमाल, उसका यूज़ केस बढ़ जाए। तो पाई कॉइन का और इनकी टीम का तो ये दावा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, और ये भी सुनने में को मिलता है कि जो है ना ये अपनी EVM यानी एथेरियम वर्चुअल मशीन जो है ना बना रहे हैं, और साथ में जो है ना ये भी होता है कि इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के टोकन्स बनेंगे, प्रोजेक्ट्स बनेंगे। लेकिन बज़ाहिर हमें इस किस्म की जो है ना कोई चीज़ यहाँ पर नज़र अभी तक नहीं आ रही। KYB वगैरह का इनका सिस्टम है कि आप अपना जो है ना बिज़नेस इसके साथ वेरीफाई करवा लें, और इसमें कुछ जो है ना बिजनेसेस इन्होंने डाले हुए भी हैं, OKX है, पायोनिक्स है, बिटगेट है, MXC है, गेट.io है, ये सारी की सारी ये सारे एक्सचेंजेस हैं। तो इन्होंने जो है ना इसको शामिल किया है, या पाई वाले ख़ुद जो है ना उनके पास गए कि जो है ना हमें शामिल कर लें। दोनों जो है ना चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो एडॉप्शन के हिसाब से इनका अभी कोई इतनी ज़्यादा एडॉप्शन हमें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि हाँ भाई, आप पाई के ऊपर बिल्डिंग कर सकते हैं, यानी आप इसके ऊपर मुख्तलिफ़ ऐप्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा तफसील नज़र नहीं आती। असल बात यह है कि जब भी ऐसी किसी चीज़ की बात होती है, तो असल चीज़ जो होती है वो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर होता है। अगर किसी किस्म के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर बनते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हमें एक्सप्लोरर में नज़र आने चाहिए, और यहाँ पे अभी इस वक्त इस एक्सप्लोरर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे ऑपरेशंस हैं, यहाँ पे जो है ना पेमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं और ब्लॉक्स हैं। हो सकता है कि इन्होंने कोई बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका रखा हो और जो हमारे सामने अभी तक नहीं आ रहा हो, लेकिन बज़ाहिर जो है ना इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ये इनका ट्विटर अकाउंट है, और ट्विटर अकाउंट अगर इनका देखा जाए तो ये मुस्तकिल जो है ना वो हमें अपडेट नज़र आता है रोज़ाना के हिसाब से। यहाँ पे ट्वीट्स भी जो है ना हमें आती हुई नज़र आ रही हैं, नई जो है ना अपडेट्स भी जो है ना आती हुई नज़र आ रही हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पर मौजूद है। अब हम ज़रा चलते हैं इसकी प्राइस के हिसाब से, प्राइस को देखने के लिए। देखें, इसका जो पाई कॉइन जो लॉन्च हुआ मेन नेट के ऊपर, वो 20 फरवरी को जो है ना ये मेन नेट के ऊपर लॉन्च हुआ OKX के ऊपर, और उसके बाद से जो हमने इसकी प्राइस देखी है, तो वो प्राइस यहाँ से जो है ना ऊपर गई है, और तकरीबन $3 तक जो है ना इसकी प्राइस ऊपर गई है।
इसके लॉन्च होने से पहले हियो बाइपर जो अब HTX के नाम से है, उस एक्सचेंज के ऊपर इसका IOU कॉन्ट्रैक्ट वो जो है ना उसके ऊपर चलता था। IOU कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि एक एक्सचेंज या एक बैंक, आप मिसाल के तौर पर बैंक को के पास जो है ना आप जाते हैं और आप उसको जो है ना पैसे जो है ना बैंक में अपने रखवाते हैं, तो बैंक आपका अकाउंट खोल देता है। तो अकाउंट में जो आपकी रकम नज़र आ रही होती है इसको कहते हैं IOU, यानी बैंक ये कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी ये रकम अदा करनी है। तो वो IOU कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वहाँ पे ट्रेड होता था, और उस कॉन्ट्रैक्ट का जो मार्केट कैप था वो उस वक्त के मार्केट कैप और उसकी सप्लाई के हिसाब से मैंने कुछ ये गुफ्तगू की थी कि इसकी जो प्राइस है वो ऊपर जाने में काफ़ी किस्म के इम्कान आते हैं। अगर 10 बिलियन की जो है ना इसकी सप्लाई होती है तो इसकी प्राइस 0.45 तक होगी, और अगर इसकी सप्लाई 1 बिलियन होती है तो 4.5 तक होगी। तो ये उस वक्त की तफसील थी जिस वक्त ये मेन नेट पे लॉन्च नहीं हुआ था। अब ये मेन नेट पे लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे हम इसकी प्राइस देख रहे हैं कि इसकी प्राइस ऊपर गई और $3 तक जो है ना तकरीबन इसकी प्राइस ऊपर गई, 2.93 तक जो है ना इसकी प्राइस ऊपर गई, और फिर उसके बाद दोबारा इसकी प्राइस नीचे आई है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 की रेंज के अंदर है। ओवरऑल मार्केट भी बेयरिश है, तो जाहिर सी बात है हम इसका सारा का सारा इल्ज़ाम या सारा का सारा दोष इसको नहीं दे सकते कि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नीचे क्यों है। जब मार्केट पूरी बेयरिश है तो एक अकेला ये तो ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल अभी इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो 1.3 पर चल रही है। इसकी जो सप्लाई है तो टोटल सप्लाई इसकी 100 बिलियन पाई है, जो कि एक बहुत बड़ी सप्लाई है। लेकिन ये टोटल सप्लाई किस तरीके से अनलॉक होगी, तो उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा कम है। ये भी कहा जाता है कि 40 साल में 50 साल में जो है ना जाके ये टोटल सप्लाई इसकी अनलॉक होगी। इस वक्त जो सर्कुलेशन में सप्लाई है जो यहाँ पे दिखाई जा रही है वो दिखाई जा रही है 6.9 बिलियन पाई, यानी इस वक्त जो है ना 6.9 बिलियन पाई ये सर्कुलेशन के अंदर मौजूद है। और इनके साथ इसकी जो कीमत को जब मल्टीप्लाई करते हैं सप्लाई के साथ, तो इस वक्त जो इसका मार्केट कैप है वो मार्केट कैप है 9.11 बिलियन, जो कि इसको 10वें या 11वें नंबर पे जो है ना अपने मार्केट कैप के हिसाब से रखता है। यानी टोटल इस वक्त जो सप्लाई मार्केट में मौजूद है उसके हिसाब से जितना पैसा इसके अंदर है वो 9.11 9.1 की तकरीबन जो है ना 9.1 बिलियन जो है ना डॉलर वो इसके अंदर मौजूद है। अगर हम ये देखें कि बड़े कॉइन्स के हिसाब से ये रकम कैसी है, तो ये अच्छी खासी ज़्यादा है, जब ये 10वें 11वें नंबर के ऊपर मौजूद है, क्योंकि बड़े कॉइन्स में आमतौर पर इतनी ही रकम हुआ करती है। हम इसको यहाँ पे जो है ना कॉइन्स दूसरे खोल भी लेते हैं उनकी रैंकिंग के हिसाब से। यहाँ पे ये देखिएगा बिटकॉइन है, सही है। बिटकॉइन का मार्केट कैप तो तकरीबन 1.6 ट्रिलियन है, तो ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एथेरियम है। एथेरियम एक माना हुआ कॉइन है, जाहिर सी बात है उसका मार्केट कैप ज़्यादा होगा। टीथर USDT है, XRP है, BNB है, सोलाना है, कार्डानो है। और फिर जब आप नीचे 12वें नंबर पे आएँ तो यहाँ पे आपको नज़र आता है पाई कॉइन। कल तक ये चेन लिंक की जगह पे था, अब चेन लिंक ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। इतना थोड़ा बहुत ये चलता रहता है। तो इतना बड़ा अमाउंट वो इसके अंदर इस वक्त मौजूद है इसकी मौजूदा सप्लाई के हिसाब से। क्या ये ऐसी सर्विसेज दे रहा है कि इसके अंदर इतना बड़ा अमाउंट आ सकता है? देखें, अगर आप यहाँ पर इन सारी क्रिप्टो करेंसीज़ को देखें, बिटकॉइन पायनियर है और सबसे पहले जो आने वाला कॉइन था वो यही है। एथेरियम, इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, दूसरा नंबर जो है ना इसका लाजमी समझा जाता है। टीथर तो चूँकि USDT है, इसके पीछे जितने डॉलर डले हुए हैं इसका उतना ही मार्केट कैप होगा, लिहाजा इसको हम इस चीज़ में काउंट नहीं करते USDT को और USDC को। XRP ये अमेरिकन गवर्नमेंट तक से जो है ना इसके रवाबित हैं, तो ये जो है ना बड़ी हैसियत रखता है। BNB बाइनेंस का कॉइन है, बाइनेंस एक्सचेंज के ने इसको जो है ना लॉन्च किया था, बाद में ज़ाहिर है इसकी ब्लॉकचेन वगैरह भी बन गई, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। सोलाना के ऊपर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बन सकते हैं, और अगर देखा जाए तो अपने सिस्टम में सोलाना एथेरियम से भी अच्छा है, लेकिन चूंकि एथेरियम जितनी शोहरत नहीं है इस वजह से इसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा नहीं है। डॉगी कॉइन एलोन मस्क की वजह से हम जानते हैं वो ट्वीट वगैरह करता है, तो ये ऊपर आ जाता है, इस वजह से ऊपर रहता है। कार्डानो ADA अपनी सिक्योरिटी की वजह से मशहूर है, और ADA का जो फाउंडर हैं वो उनको ट्रंप ने कोई ओहदा वगैरह भी दिया हुआ है, और वैसे भी जो है ना ये एक मशहूर और पुराना कॉइन है। ट्रोन ये मशहूर और पुराना कॉइन है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के वो बन सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बन सकते हैं।
चेन लिंक ये ओरेकल है। ओरेकल का मतलब ये होता है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा रखता है और मुख्तलिफ़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को उसका डाटा चाहिए होता है, तो ये इस तरीके से इतनी अहमियत रखते हैं। अब इन सब के मुकाबले में अगर आप पाई को देखें तो इस वक्त पाई के पास कुछ भी नहीं है, ना इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त बने हुए हैं, ना इसकी जो है ना कोई और यूटिलिटी जो है ना मार्केट में नज़र आ रही है, ना इसको बिटकॉइन की तरह या एथेरियम की तरह जो है एडॉप्शन इसको हासिल है। उसके बावजूद ये इस जगह पर है तो क्यों है, ये अपने 12वें नंबर पर क्यों है? तो इसका जवाब जो है ना वो हमें मिलता है इस वक्त जो इसकी सप्लाई है इससे। हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा था कि पाई कॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 6.9 बिलियन पाई है। हुआ क्या कि जब पाई कॉइन अपने टेस्ट नेट से मेन नेट के ऊपर आया तो उस वक्त ये कहा गया कि आप अपने टेस्ट नेट से मेन नेट के ऊपर कॉइन को माइग्रेट करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि कितने कॉइन्स हकीकत में सप्लाई के अंदर मौजूद हैं। तो सही है, ये कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। तो तकरीबन 10 बिलियन में से 7 बिलियन पाई जो है ना वो मेन नेट के ऊपर माइग्रेट हो गए। तो 6.93 तकरीबन जो है ना वो 7 बिलियन बनते हैं, ये मेन नेट के ऊपर माइग्रेट हो गए। लेकिन साथ में पाई की टीम ने ये भी रखा कि आप अपना जो अमाउंट है इस अमाउंट को लॉक करवा सकते हैं, तो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम दिए इतने के लिए लॉक करवा सकते हैं। तो लोगों ने जो है ना अपना अमाउंट लॉक करवाना शुरू किया और तकरीबन 5.2 ये जो है ना वो वहाँ पर लॉक है, 5.2 बिलियन ये लॉक है और 1.7 बिलियन ऐसा है जो कि वहाँ से जो मेन नेट के ऊपर लॉक नहीं है बल्कि ये सर्कुलेशन के अंदर मौजूद है। तो हकीकत ये है कि यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.9 बिलियन नज़र आ रही थी, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.9 बिलियन नहीं है बल्कि ये सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 1.7 बिलियन है। अब जब किसी चीज़ की सप्लाई इतनी कम होती है और जाहिर सी बात है इसकी एक हाइप तो मौजूद है, तो उस हिसाब से जो सप्लाई मार्केट के अंदर मौजूद है उसमें जब उसकी कीमत लगती है तो कीमत उसकी ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से जो इस वक्त इसकी कीमत है वो कीमत 1.3 चल रही है और मार्केट कैप जो इसका है वो 9.13 बिलियन चल रहा है। अगर ये सप्लाई मुकम्मल अनलॉक होती है, यहाँ पे ये 5.2 भी अनलॉक होते तो उस सूरत में इसकी कीमत ये नहीं होनी थी बल्कि इसकी कीमत बिल्कुल जो है ना वो एक से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे उस सूरत में हमें मिलनी चाहिए थी। तो टोटल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.9 दी जा रही है इनमें से असल में 1.7 जो है ना वो सर्कुलेशन के अंदर है, बाकी सप्लाई सर्कुलेशन के अंदर मौजूद नहीं है। अब 1.7 बिलियन इस वक्त सर्कुलेशन के अंदर है और मज़ीद कब आएगी तो ये हमारे सामने पाई स्कैन के ऊपर जो है इसके स्टैटिस्टिक्स हैं। तो मुख्तलिफ उनका लिखा हुआ है, मार्च तो हमारा गुजर गया, इसमें जो है ना जो आनी थी वो आ गई, गुजरा मुकम्मल तो नहीं है, 18 तक ही गुजरा है, लेकिन बहरहाल इसके अंदर सप्लाई आएगी। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक की वो मैंने काउंट की तो तकरीबन 1 बिलियन की जो है ना वो 1.3 बिलियन की सप्लाई इसकी जो है ना वो मज़ीद मार्केट के अंदर ये आएगी, यानी ये अनलॉक होगी और अनलॉक होने के बाद जो है ना ये एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाएगी। ये चीज़ कहना यकीनी नहीं होता कि ये सारी सप्लाई वो एक्सचेंजेस के ऊपर आएगी या नहीं, लेकिन हम चूंकि फ़र्ज़ करते हैं तो यही फ़र्ज़ करते हैं कि भाई ये सप्लाई जब अनलॉक हुई है तो इस सप्लाई को एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाना चाहिए बिकने के लिए। तो इस वक्त जो कीमत है पाई की वो चल रही है 1.3 उस सूरत में, जबकि इसकी सप्लाई है 1.7 बिलियन इसकी सप्लाई है। जब इसकी सप्लाई यहाँ से आगे जाएगी और 1.3 बिलियन का उसके अंदर इजाफा होगा तो सप्लाई हो जाएगी तकरीबन मुकम्मल 3 बिलियन जो है इसकी सप्लाई हो जाएगी। तो अगर हम यूँ समझ लें कि बहुत आसान हिसाब करने के लिए कि मौजूदा रकम से हाफ समझ लें कि अगर इसकी कीमत यहाँ से नहीं बढ़ती है, इसमें मज़ीद पैसा नहीं आता और सप्लाई इसकी डबल हो जाती है तो इसकी कीमत यहाँ से जाहिर सी बात है नीचे की तरफ आएगी। ये तो सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के उलट चलते हैं। डिमांड अगर बढ़ती है किसी चीज़ की तो वो उसकी कीमत को ऊपर लेकर जाती है, सप्लाई किसी चीज़ की बढ़ती है तो वो उसकी कीमत को नीचे लेकर आती है। सप्लाई के साथ अगर उसकी डिमांड भी बढ़ी हो तो कीमत कांस्टेंट भी रह सकती है, ऊपर भी जा सकती है। उमूमन हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये देखते हैं। और अगर सप्लाई बढ़ने के साथ डिमांड मज़ीद कम हो रही हो तो कीमत ज़्यादा तेज़ी नीचे आ सकती है। हम इस वक्त ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि इसकी डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट है, मुस्तकिल है,
इसकी कीमत यहीं पर रुकी हुई है और इसके अंदर सप्लाई इंजेक्ट हो रही है। तो अगर इसके अंदर सप्लाई इंजेक्ट होगी और यानी मार्केट की मुकम्मल टोटल सिचुएशन यही है, तो जब इसके अंदर सप्लाई इंजेक्ट होगी मार्केट कैप इसका यही रहेगा और यहाँ से इसकी कीमत 1.3 से जो है ना वो हाफ पे आ जाएगी। यानी 1.3 का हाफ अगर हम कहें तो 0.65 पे जो है ना इसकी कीमत होनी चाहिए। क्रिप्टो मार्केट या कोई भी मार्केट इस तरीके से नहीं चलती, मार्केट मूव करती रहती है। तो यहाँ पे जिस तरह बाकी चीज़ों के अंदर पैसा आएगा इसी तरीके से पाई के अंदर भी पैसा आएगा, बाकी चीज़ों में पैसा निकलेगा तो पाई से भी पैसा निकलेगा। तो इस चीज़ को प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि बिटकॉइन का जो है ना बुल रन आता है और अभी इस वक्त जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है वो 1.65 ट्रिलियन पे पहुंचा हुआ है। अगर ये ऊपर जाता है और वापस 2 ट्रिलियन तक जो है ना ये मार्केट कैप चला जाता है और फिर इससे पैसा निकल के दूसरे कॉइन्स के अंदर आता है, तो वो सारे कॉइन्स में आएगा, वो सिर्फ पाई में नहीं बहुत सारे और भी कॉइन्स के अंदर आएगा। तो इस सूरत में क्या होगा कि सप्लाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे प्राइस भी डिमांड भी बढ़ती जाएगी और अगर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर रहीं तो इसकी कीमत यहीं पे 1.3 पे रहेगी। अगर डिमांड इसकी कमज़ोर हो गई तो इसकी कीमत मज़ीद यहाँ से नीचे आ सकती है, अगर डिमांड इसकी बढ़ जाती है तो इसकी कीमत यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो ये तीनों सिनेरियो तो हर कॉइन के अंदर हमेशा मौजूद होते हैं। अब जो मौजूदा सिचुएशन है उसके अंदर ये है कि पाई ने ऐसी कोई चीज़ अभी तक दी हुई नहीं है जो कि इसकी डिमांड को मार्केट में बढ़ाए। ना इसके ऊपर हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अभी नज़र आ रहे हैं, ना इसकी हमें बहुत ज़्यादा एडॉप्शन नज़र आ रही है, ना इसके पीछे हमें गवर्नमेंट नज़र आ रही है। कुछ कॉइन्स ने इसको अपने पास एक्सचेंजेस ने इसको अपने पास लॉन्च किया है, लेकिन ज़्यादातर एक्सचेंजेस उन्होंने अभी तक इसको नहीं लिया। बाइनेंस ने वोटिंग करवाई थी, लोगों ने वोटिंग तो मेरा ख्याल है कोई 86% लोगों ने वोट दिया कि हाँ भाई इसको आना चाहिए, लेकिन अभी तक बाइनेंस ने इसको अपने पास लॉन्च नहीं किया। अगर बाइनेंस इसको अपने पास लॉन्च करता है हमें जो है ना एक पॉजिटिव मूवमेंट जो है ना देखने को मिलेगी। बाइनेंस लॉन्च नहीं करता, जो हम वर्स्ट केस सिनेरियो जो है ना वो फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो उस सूरत में इसकी डिमांड बढ़ने का हमें कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा होगा तो सारी मार्केट के साथ थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसकी प्राइस 1.3 से बासानी 1 से नीचे आ सकती है, मार्केट क्रैश की सूरत में भी, डिमांड ना बढ़ने की सूरत में भी, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ तक इसको लेकर आ सकती हैं। अभी जो इस वक्त ये नज़र आ रहा है यहाँ पे 12वें नंबर पे, ये आहिस्ता आहिस्ता 10वें नंबर से 11वें पे, 11वें से 12वें पर आ गया है। और अगर इस बाकी सब में तो जाहिर सी बात है यूटिलिटीज़ हैं, और जब उनकी यूटिलिटीज़ की वजह से अगर उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो ये इससे और भी ज़्यादा नीचे आ सकता है। जैसे टोन है, टोन के जो फाउंडर है टेलीग्राम का, उसको रिहा भी किया गया, उसको पासपोर्ट भी दिया गया, वो वापस दुबई पहुँच गया है, तो इसकी कीमत तेज़ी से बढ़ रही है। स्टेलर है, स्टेलर अपनी एक अलग अहमियत रखता है, ये सारे अहम वो हैं। तो पाई उनके मुकाबले में नीचे आ सकता है। तो मुस्तकबिल की अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बज़ाहिर इसकी यूटिलिटी ऐसी कोई नहीं नज़र आती जो इसकी प्राइस के अंदर कोई बहुत अच्छी मूवमेंट लेकर आए 2025 के आखिर तक, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा अनलॉक हो रही है। अगर इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा अनलॉक नहीं हो रही होती फिर कोई मसला नहीं था, लेकिन ये अभी अच्छी खासी तकरीबन सप्लाई इसकी डबल हो जाएगी, तो इस डबल होने की वजह से ये रिज़ल्ट इसका रहेगा। आगे जाके अगर हम देखें कि चलो थोड़ा आगे हम इसको वो करें तो आगे भी जो है इसी तरीके से हमें नज़र आता है कि सप्लाई ऊपर जा रही है, और 2027 में तो बहुत ज़्यादा सप्लाई इसकी अनलॉक हो रही है। तो 2027 अगर मौजूदा मार्केट कैप्स के ऊपर आया, अगर बिटकॉइन का बुल रन आ गया और कॉइन्स जो है ना ऊपर चले गए, बिटकॉइन की कीमत 4 लाख को पहुंच गई, 4.5 लाख 5 लाख को पहुंच गई, दूसरे कॉइन्स भी जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, तो जाहिर सी बात है इसकी कीमत भी उसको कवर कर लेगी। लेकिन अगर मौजूदा हालत में रहता है और ये अनलॉकिंग उसके अंदर आ जाती है तो इसकी कीमत आपको पेनीज़ के अंदर मिल सकती है, अच्छा खासा नीचे मिल सकती है। और अगर ये डबल हो जाता है बल्कि ट्रिपल हो जाता है, जो अभी इसकी कीमत 1.3 चल रही है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसकी कीमत 2 हो जाती है, 2 से 6 हो जाती है, और फिर उसके बाद इतनी बड़ी अनलॉकिंग होती है, तो वो अनलॉकिंग एक तो वो जो है ना अपनी सप्लाई जो है ना असर डालेगी, और दूसरा जो सप्लाई का खौफ होता है वो भी असर डालेगा। हाँ, ये मुमकिन है कि चूँकि इस दरमियान में 3 साल गुजर रहे हैं, तो पाई की जो कोर टीम है वो किसी तरीके से इसको एडॉप्शन के अंदर ले आए और इसको गवर्नमेंट्स जो है ना वो अपनाना शुरू कर दें इसको बतौर करेंसी, क्योंकि अभी तक तो ये करेंसी का ही काम देता है, तो बतौर करेंसी लोग इस्तेमाल करना इसको शुरू कर दें, तो फिर इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकती है।
अगर आप इसकी टोटल वो देखें, ये तो अनलॉकिंग की बात है जो अनलॉक हो रहे हैं, इसके अलावा माइनिंग के ज़रिए जो आएंगे वो इसमें शामिल हैं या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, और मैं इसको तलाश भी नहीं कर सका कि माइनिंग वाले इसके अंदर शामिल हैं या ये जो है ना सिर्फ अनलॉक वाले हैं। अगर माइनिंग वाले भी शामिल होंगे तो काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाएगा। तो ये इसकी इस वक्त की सिचुएशन है, और अगर 100 बिलियन पाई जो है ना ये मार्केट में आ जाते हैं मुकम्मल तौर पर, तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है। अगर 100 नहीं आते, 100 में से चंद बिलियन, 5 बिलियन, 6 बिलियन भी जो है ना बाहर से आ जाते हैं अगले 2-3 सालों में, तो भी इसकी प्राइस को काफ़ी ज़्यादा नीचे ले जा सकते हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन मुझसे किया जा रहा था कि अगर हम इसकी ट्रेड करें लॉन्ग टर्म के लिए और इसको लेकर रखें, तो मुझे उम्मीद है कि जो है ना उसका जो जवाब है वो आप हज़रात को जो है ना किसी हद तक वो हो गया होगा, उसका अंदाज़ा हो गया होगा। बाकी अगर कोई बंदा इसको माइन करता है, तो माइन करने में तो जाहिर सी बात है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। अगर इसकी कीमत $2 भी हो जाती है तो भी जो है ना इसको इस हवाले से कोई इतना बड़ा उसको इशू नहीं है। तो माइन करने में तो कोई इसका जो है ना हमें प्रॉब्लम वगैरह नहीं नज़र आती है। शरई लिहाज से जब तक ये टेस्ट नेट पे था और इसकी टीम इसको बेचने और ख़रीदने को सपोर्ट नहीं कर रही थी, और हमें इस बात का वो था कि भाई इसमें ज़रर आम भी हो सकता है, तो तब तक तो मैं यही कहता था कि इसका जो है ना लेन देन वो दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये है कि अब ये मेन नेट के ऊपर आ गया है, अब बाकायदा तौर पे इसको सपोर्ट मिली है, तो जो नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी का हुक्म है वही इसका भी हुक्म होगा, और फाइनेंशियली जो है ना वो आप देख सकते हैं। आखिर में एक डिस्क्लेमर है भाई कि किसी किस्म का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ख़रीदने की ना ख़रीदने की। ऐसा ना हो कि आप कहें कि जो है ना मैंने ख़रीदा नहीं था और इसकी कीमत तो जो है ना मुफ्ती साहब बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई है। तो भाई ये तो मेरा काम है आपको एजुकेट करना और सिचुएशन को बताना, एनालिसिस करना, वो जो है ना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।